वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसा कि आपको पता है, सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस लेकर आए आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। मैं बताना चाहूंगी आपको, इसका पार्ट 1 हम पहले की वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में मेनली हम रिमेनिंग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ में, और जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही डेडिकेशन के साथ में मन लगा के कर रहे हैं, बिना समय को जाया बर्बाद किए हुए। तो टाइम बहुत ही कम है, मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए, जिससे आप अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में क्रैक करें और आपको एक अच्छा कॉलेज बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए मिल पाए। तो बिना किसी डिले को करते हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा एमसीक्यू है, सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स अपियर इन द गर्ल। ऐसा कौन से सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं जो गर्ल्स में अकर होते हैं और कौन सी एज में होते हैं। अभी सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स तो होते क्या है, बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कंसीडर करे जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स के अंदर। जो भी बॉडी में, गर्ल्स के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं सर्टेन एज पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से, ब्रेस्ट का लार्जमेंट होना, हेयर ग्रोथ होना, हिप लाइन का वाइडन होना, तो ये किसके अंदर आ रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये कभी किस एज में गर्ल्स के अंदर दिखता है, 10 to 12 ईयर्स में दिखेगा, 12 to 16 ईयर्स में, या फिर 16 to 18 ईयर्स में, और द 18 to 22 ईयर्स में। तो सेकेंडरी सिम्टम्स कब अकर होते हैं, 12 to 16 ईयर्स में मेनली अकर होते हैं। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ये किस टाइम को इंडिकेट करता है, प्यूबर्टी टाइम को इंडिकेट करता है। गर्ल्स टिपिकली डेवलप अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द ब्रेस्ट ग्रोथ and the pubic hair between the 12 to the 16 ईयर ऑफ द एज। जब भी गर्ल्स 12 to 16 ईयर की एज में होते हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स अकर होते हैं, जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिकेट करते हैं और उनके प्यूबर्टी लेवल को, जो भी मेच्योरिटी लेवल है, उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑल द वैक्सीन्स आर गिवन थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट एक्सेप्ट। ऐसा कौन से जो वैक्सीनेशन है वो इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जाते हैं, बट एक वैक्सीन है जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं की जाती है। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन क्या आईएम रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है या नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे कौन से वैक्सीन है जो आईएम एडमिनिस्टर करे जाते हैं, और ऐसे कौन से वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करे जाते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, क्या आईएम या फिर आईडी एडमिनिस्टर किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और बीसीजी का वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो सारी ही वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, एक्सेप्ट बीसीजी। बीसीजी का जो वैक्सीन है वो इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर करते हैं। आईटी का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा से भी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन से भी ये रिलेट करता है। तो बीसीजी वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर बाय द इंट्राडर्मल इंजेक्शन व्हिच हेल्प द स्टिमुलेट एंड द इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का वैक्सीन क्यों देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किया जाता है। कौन से रूट से करते हैं, इंट्राडर्मली करते हैं, और रेस्ट ऑफ जितने भी वैक्सीन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो हम आईएम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपगार स्टैंड्स फॉर। अभी अपगार स्कोरिंग होता क्या है, डॉक्टर वर्जीनिया के थ्रू इसको दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जैसे ही बेबी डिलीवर होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे 1 and 5 मिनट पे ये क्विक असेसमेंट किया जाता है बेबी की बॉडी के ऊपर। उनकी हेल्थ को असेस करने के लिए इसमें स्कोरिंग दिया जाता है। टोटल 10 स्कोरिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बेबी की हेल्थ को एनालाइज करते हैं। बेबी के अंदर मूवमेंट को देखेंगे, उनका पल्स रेट देखते हैं, ग्रिमेस को चेक करते हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, बेबी कैसा क्राई कर रहे हैं, तो ये उनकी हेल्थ के लिए इंडिकेट करता है। अगर इसका रिस्पॉन्स 7 से कम होता है तो इसको दोबारा से 15 मिनट में हम रिपीट करते हैं, और तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें डिजायरेबल जो भी स्कोरिंग है हमें नहीं मिल जाती, तब तक इस टेस्ट को हम रिपीट करते हैं। तो अपगार स्टैंड फॉर, अपगार जो वर्ड है इसके वर्ड में ही इसका एग्जामिनेशन छुपा हुआ है, ये क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन होता है। उसी के थ्रू पूछा गया अपगार किस लिए स्टैंड करता है। या अब ए फॉर अपीयरेंस होता है, पी फॉर परकशन होता है, जी फॉर ग्रिमेस होता है, एक्टिविटी एंड द रेजोनेंस। ये सारा जो दिए गए हैं, पहला हमारा जो एमसीक्यू हमें दिया गया है, इस ऑप्शन में क्या अपगार स्कोरिंग से रिलेट कर रहा है,
या फिर एक्टिविटी पल्स रेट, ग्रंटिंग, अपीयरेंस एंड द रिफ्लेक्सेस को शो करता है, या फिर एक्टिविटी पल्स रेट, ग्रेमेस, अपीयरेंस एंड द रेस्पिरेटरी एफर्ट को डिनोट कर रहा है, या फिर साइनोसिस, पल्पेशन, ग्रोथ, मॉनिटरिंग, एक्टिविटी एंड द रेस्पिरेटरी इफेक्ट को ये इंडिकेट करता है। तो अपगार के वर्ड में क्या छुपा हुआ है? अपगार स्टैंड फॉर द ए फॉर अपीयरेंस या फिर एक्टिविटी भी कह सकते हैं, पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रेमेस चेक करते हैं, देन हम आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करते हैं। अभी स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको अपीयरेंस दे दिया हो, ए फॉर अपीयरेंस पहले दे दिया हो और ए फॉर एक्टिविटी बाद में दिया हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेनली इसमें चेक क्या कर रहा है, हमें एक्टिविटी को चेक करते हैं, पल्स रेट को, ग्रेमेस को चेक करते हैं, अपीयरेंस को चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करते हैं। So Apgar score assess the newborn healthy by evaluating activity, pulse rate, grimace, response, appearance and the respiratory effort. इन सारी चीजों को हम 1 मिनट में एंड 5 मिनट में क्विक असेसमेंट करते हुए बेबी की बॉडी को असेस करते हैं कि बेबी हेल्दी है या फिर नहीं है, बेबी अच्छे से ब्रेथ ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो बेबी की बॉडी में नहीं है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए अपगार स्कोरिंग को परफॉर्म किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर। और इसमें क्या होता है, स्कोरिंग दिया हुआ होता है 10 तक, 0 to 10 स्कोरिंग होता है। अगर बेबी का स्कोरिंग 8 to 10 आता है तो बेबी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेबी को, बेबी एक्सीलेंट है। और अगर 5 to 6 होता है तो ये इंडिकेट करता है बेबी के अंदर माइल्ड डिप्रेशन प्रेजेंट है, और अगर 5 से भी कम है तो ये इंडिकेट करता है बेबी की बॉडी में सीवियर डिप्रेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन एवरी 1000 लाइव बर्थ। अभी ये क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। क्या है, ऑन एवरी 1000 लाइव बर्थ, ईयर में कितना 1000 जो लाइव बर्थ है, द नंबर ऑफ द डेथ फ्रॉम द 28 डेज आफ्टर बर्थ टू 1 ईयर इज कॉल्ड। 28 डेज के बाद में जो 1 ईयर में डेथ हो रहा है बच्चों का 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या PNMR कहेंगे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, या फिर PMR कहेंगे पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, या फिर NMR कहेंगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, या फिर IMR कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको क्या इंडिकेट करते हैं? जब भी 1000 लाइव बर्थ में डेथ हो रहा है 28 डेज आफ्टर द 1 ईयर एज के बच्चों का, तो उसको कहते हैं IMR। क्योंकि जो 1 ईयर के बच्चे होते हैं वो किसमें कंसीडर करे जाते हैं? इन्फेंट बेबी के अंदर कंसीडर करे जाते हैं। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। डेथ रेट को हम फाइंड आउट करते हैं 1000 लाइव बर्थ के ऊपर उन बच्चों के लिए जिनका बर्थ कितना है, 1 ईयर ऑफ एज के हैं। IMR measures the number of the death per 1000 live birth within the first year of the life, providing the insight into the infant health and the mortality. ये इंडिकेट करता है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी कम्युनिटी एरिया है, उनमें कितने बच्चे मतलब कि बॉर्न हो रहे हैं और कितने बच्चों का डेथ हो रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए डेटा को कलेक्ट करा जाता है। देन उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो उसको IMR से इंडिकेट करते हैं, और जितना भी 1000 लाइव बर्थ में जो भी पॉपुलेशन है उसमें जितने भी इन्फेंट बेबी डेथ हुए हैं उनके डेटा को एक्यूरेट फॉर्म में कलेक्ट करके रखा जाता है। इसी के साथ साथ पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो रेट इंडिकेट करता है स्टिल बर्थ को, या फिर 1 वीक के अंदर जैसे ही बेबी बॉर्न हुए 1 वीक के अंदर उनका डेथ हो जाता है, तो उन बेबी को 1000 लाइव बर्थ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। देन पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को, इसमें भी वही है, स्टिल बर्थ जिन बेबी का हो जाता है उसको एनालाइज करते हैं। इसमें आता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में जो बेबी का एज कितना है, 28 डेज के जो बेबी हैं उनको कंपैरिजन करते हैं 1000 लाइव बर्थ से, जितने भी बेबी बॉर्न हुए हैं उनसे कंपैरिजन इनका करा जाता है। तो इसी के नाम में छुपा हुआ था इसका आंसर। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द FTT ग्रोथ बैरियर। अभी FTT का मतलब क्या होता है? फेलियर टू थ्राइव। इसको क्या कहते हैं? फेलियर टू थ्राइव। तो ग्रोथ बैरियर को कॉज करता है, मीन्स बच्चे की जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसको ग्रो करने से रोकता है, इनहिबिट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसका मेनली कॉज क्या होता है? इडियोपैथिक होता है, इडियोपैथिक FTT, मतलब इसका रीजन नहीं पता, अननोन है, या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, या फिर ऑर्गेनिक कोई रीजन है, या फिर नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम है जो मेडिकली फिजियोलॉजिकली वे में बॉडी में अकर होती है। नॉन ऑर्गेनिक मीन्स मेडिकली और फिजियोलॉजिकली इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप क्या है FTT ग्रोथ बैरियर का? नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव ही इंडिकेट करता है, इस वजह से ये कॉज होता है।
Non-organic failure to thrive is often related to environmental and to psychological factor. इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? मेडिकल फैक्टर एंड द फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिकल में कोई भी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो गया है बॉडी में, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बैरियर का काम करता है। इसी के साथ इडियोपैथिक का मीन्स इसका कॉज ही हमें नहीं पता है कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है। तो मेनली क्या कॉज होता है? मोस्ट कॉमन टाइप क्या है एफटीटी का? मोस्ट कॉमन टाइप है नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव। मीन्स नॉन ऑर्गेनिक जो फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज्यादा बेबी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बैरियर को कॉज करते हैं। रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल सच एज द इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और द केयर गिविंग। इसलिए हो रहा है ये फेलियर टू थ्राइव होता क्यों है? बेबी अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। बेबी को एडुकेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से बेबी का जो सेल्स है वो डेवलप नहीं हो रहा है अच्छे से और बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर हो रहा है, डिले हो रहा है। तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी दिखेगा बेबी का, स्पीच भी डिले दिखेगा, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी बॉडी में दिखती है, मोटर प्रॉब्लम दिखेगी। तो वेरियस मल्टीपल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट करते हैं किसको? फेलियर टू थ्राइव। इसी के साथ साथ केयर गिविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मदर है उनके बेबी की हेल्थ के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें एडुकेट अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन की नीड है उन्हें वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये भी इंडिकेट करता है फेलियर टू थ्राइव पे। क्योंकि बेबी को क्या नीड होती है? उन्हें एडुकेट अटेंशन की नीड होती है कि मदर उन्हें क्या करे? प्रॉपरली सपोर्ट करे, केयर करे, जो भी उनकी नीड है उनकी एज के अकॉर्डिंग उतने लेवल में उन्हें न्यूट्रिशन या फिर फूड उन्हें दिया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द अस्थमा कॉज्ड बाय द अननोन और द रैंडम फैक्टर कॉज। इस टाइप ऑफ अस्थमा होता है, अस्थमा आपको पता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, जो पेशेंट होते हैं बहुत ही कंजस्टेड फील करते हैं, ऐसा लगता है उनकी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो गई है और या फिर चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ है जिस वजह से वो ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं और लाइन पोजीशन में ब्रीथ लेने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इसलिए उनको हम सिटिंग पोजीशन ही प्रोवाइड करते हैं। इसके थ्रू एयर पैसेज उनका क्लियर रहे, ओपन रहे और जिसके थ्रू वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है पूछा गया है जो अननोन है रैंडम फैक्टर की वजह से कॉज होता है। ऐसा कौन सा किस टाइप का अस्थमा इसमें कंसीडर किया जाएगा? एलर्जिक अस्थमा किस वजह से कॉज हो रहा है? इसके नाम में छुपा हुआ है, डस्ट की वजह से, किसी एलर्जी सब्सटेंस की वजह से अस्थमा ट्रिगर होता है। या फिर परसिस्टेंट अस्थमा मींस ऑनगोइंग है, अस्थमा पेशेंट को हुआ है वो रिकरेंट अकर होता जा रहा है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर्स या फिर इंस्ट्रिक्टिक जो भी फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर ही अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है उस वजह से क्या हो रहा है? अकर हो रहा है। ये भी फैक्टर होता है जो कंट्रीब्यूट करता है अस्थमा को। लास्ट वन है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है किसी भी इन्वायरमेंटल रीजन को लेके या फिर आउटसाइड रीजन को लेके ये ट्रिगर कर रहा है अस्थमा को। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अननोनली और रैंडमली अस्थमा को कॉज करता है? तो फैक्टर्स है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? ये अननोनली मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये लीड कर जाएगा अस्थमा को। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा किसको? अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा इज नॉट कॉज्ड बाय द allergic but rather the known or the internal factors such as the air bay hyper responsiveness। ये क्या क्यों कॉज हो रहा है? एलर्जी रिएक्शन की वजह से कॉज नहीं होता, बट क्यों कॉज होता है? ये इसलिए कॉज होता है क्योंकि क्या प्रेजेंट है? अननोनली इंटरनल फैक्टर्स बॉडी में प्रेजेंट है। इंटरनली जो लंग्स है उसमें कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है जिस वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है अस्थमा को। बाकी ये जो रिमेनिंग जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से बॉडी में अस्थमा ट्रिगर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे CSI रेफर्स टू। CSI किसको इंडिकेट करता है? क्या ये चाइल्ड सिक्योरिटी इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है या फिर चाइल्ड सर्विस इंस्टीट्यूशन को या फिर चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स को या फिर सेंट्रल सर्वेलेंस इंडेक्स? लेट्स सी, देखते हैं किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको रेफर करता है? चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स को। चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स होता क्या है? जो पॉपुलेशन होती है हमारी 5 साल के बच्चे 0 to 5 ईयर ऑफ द ओल्ड एज के जो बेबी होते हैं, मेनली उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनमें मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए फोकस किया जाता है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। क्योंकि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री के लिए क्या है?
कमिंग फ्यूचर है, अगर हमारा पॉपुलेशन जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहेगा तो हमारा कंट्री भी ग्रो करेगा। इसलिए मेनली फोकस उनके सर्वाइवल रेट पर ही किया जाता है। CSI measures the likelihood of a child surviving of the age 5, taking into the account factor like a healthcare access to and the socio-economic status। बच्चों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसी के साथ साथ जो हेल्थ केयर एक्सेस होते हैं वो पेशेंट को जो भी डिलीवरी प्रोवाइड करे गए हैं या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उन्हें इंकरेज करते हैं कि वो रिसोर्सेज का यूज करें और जिसके थ्रू पेशेंट को या फिर हमारे जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनको मॉर्बिडिटी से, डिजीज से या फिर डेथ रेट से हम क्योर कर पाए, उन्हें प्रिवेंट कर सकें। तो CSI रेफर करता है किसको? चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे how much quantity is given in the diphtheria pertussis booster dose vaccine। अभी DPT का वैक्सीन हमको ये तो पता है कि IM एडमिनिस्टर करते हैं, बट कितना डोज एडमिनिस्टर करते हैं? बूस्टर डोज 0.1 ml करेंगे, 0.5 ml करते हैं, 1.0 ml करते हैं या फिर 2.0 ml करते हैं। जो डोज होता है वो कैसा है? फिक्स्ड डोज होता है। तो 0.5 ml हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। The typical dose of the volume of the DPT vaccine 0.5 ml provide the necessary immune response। क्यों एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी वैक्सीनेशन को? हम इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कभी भी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन अकर हो तो उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या करे? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे, जिसके थ्रू इन्फेक्शन से हम प्राइमरी प्रिकॉशंस को एक्वायर कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे confirmatory test to diagnose the tuberculosis। अभी ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? जल्दी से बताइएगा। BCG वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन देते हैं? PCC वैक्सीन देते हैं। बट इसमें दिया गया कि उसको कंफर्म करने के लिए मींस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या मेड अप करते हैं जिसके थ्रू हम ये डायग्नोस कर पाए कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। क्या हम स्पूटम कल्चर के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। लास्ट वन इज मॉन्टॉक्स टेस्ट को परफॉर्म करके क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या फिर नहीं है। तो मोस्ट आइडियल जो मेथड होता है, जो टेस्ट होता है, जो टीबी को डायग्नोस करने के लिए दिया जाता है, आई होप आप सभी को पता है हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? स्पूटम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है हम उसको आसानी से कल्चर करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मायोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकल है, जो ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। तो स्पूटम में ये प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम आसानी से डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। स्पूटम कल्चर इज डेफिनेट टेस्ट। ये कैसा टेस्ट होता है? डेफिनेट टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम क्लियरिटी वे में आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। For the diagnosis tuberculosis, allowing for the accurate detection of the mycobacterium tuberculosis। कौन कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस को? मायोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने के लिए। रेस्ट ऑफ द ब्लड एग्जामिनेशन है, इसको हम CBC करके भी आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं, बट ये आइडियल मेथड नहीं है ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने के लिए। चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी हम ये देखते हैं कि लंग्स कितने लेवल में अफेक्टेड हैं, पर ये कंफर्म हम नहीं कर सकते कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन या फिर कौन सा डिजीज हुआ है। हम एक्यूरेट फॉर्म में डायग्नोस नहीं कर पाएंगे चेस्ट एक्सरे के थ्रू। तो मोस्ट आइडियल मेथड कौन सा है? स्पूटम कल्चर के थ्रू ही हम जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच वैक्सीन इज गिवन एट द बर्थ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे ही पेशेंट डिलीवर होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, उस टाइम कंडीशन पे, उस टाइम ड्यूरेशन पे कौन सा वैक्सीन हम बेबी को एट द टाइम ऑफ द बर्थ एडमिनिस्टर करते हैं? क्या हम BCG का वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन देते हैं, या फिर OPV एडमिनिस्टर करते हैं, और ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सारे ही वैक्सीन हम बेबी को एडमिनिस्टर करते हैं? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, आई होप आप सभी को पता है कि बेबी को हम BCG, हेपेटाइटिस B एंड द OPV तीनों वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करते हैं प्रिवेंशन के लिए। These vaccines are often administered at the birth or shortly after, providing the early protection against the serious disease। क्यों वैक्सीन दिए जा रहे हैं? अर्ली प्रोटेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं कि बेबी की बॉडी में
जो भी इन्फेक्शन अगर बेबी को हो तो बेबी की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, जिसके थ्रू वो उसे फाइट करके उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो पाए या फिर बच पाए। अर्ली प्रिकॉशंस लेते हैं, अर्ली प्रोटेक्शन के लिए, पेशेंट की बॉडी को प्रमोट करने के लिए, उन्हें इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए हम ऑलरेडी पहले से ही वैक्सीनेशन लेने के लिए उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उन्हें रेगुलर फॉर्म में फॉलो करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नर्सेस की होती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ हम कौन सा वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं? बेबी को बीसीजी का वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, हेपेटाइटिस बी का एंड द ओपीवी का। ये तीनों ही वैक्सीन बर्थ के टाइम पे एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट है अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी एंड द एओर्टा इज नोन एज। अभी हार्ट के बारे में मुझे नहीं पता आपने कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट 10th में बायोलॉजी में भी ये आपको दिया है, 9th से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं हार्ट की एनाटॉमी के बारे में। अभी होते क्या है, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी होता क्या है, जो नॉर्मल बॉडी में मैकेनिज्म होता है ब्लड का, जो भी जिससे के थ्रू जो ब्लड है हार्ट पंप करता है, उसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि इंफीरियर एंड द सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड कहाँ आता है? हमारा राइट एट्रियम में आता है। देन बॉल की हेल्प से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो लंग्स में पहुंचता है, प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। देन वो किसके थ्रू? पल्मोनरी वेज के ही थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आता है और बॉल की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में रीच करता है। देन आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है किसका? ब्लड सर्कुलेशन का हार्ट के थ्रू। अभी जब अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाता है क्लियर होने के लिए या फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। बट इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पल्मोनरी और अयोटा के बीच में क्या एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है। मींस जो ब्लड है पूरी तरीके से लंग्स में नहीं जा रहा और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिक्स कर जा रहा है? अयोटा में मिक्स कर जा रहा है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी हो रहा है। तो जो अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है, अबनॉर्मल एक ओपनिंग प्रेजेंट है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? किस नाम से उसे डायग्नोज किया जाता है? क्या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से इसको डायग्नोज करते हैं? पीडीए के नाम से भी ये आता है, या फिर एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट के नाम से इसको डायग्नोज करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अयोटा या फिर कोएक्शन ऑफ द अयोटा के नाम से, या फिर वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, फिर इसको कहते हैं। तो जब भी पल्मोनरी के बीच में और अयोटा के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। जब बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं तब ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। आफ्टर द बर्थ थोड़े टाइम के बाद में बिना किसी इंटरवेंशन को दिए ये ओपनिंग अपने आप से क्लोज भी हो जाती है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये ओपनिंग इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि लंग्स इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। आफ्टर द बर्थ लंग्स एक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस लंग्स से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है अपने आप ही इनवॉलंटरी। इसमें कोई भी इंटरवेंशन देने की नीड नहीं होती। बट अगर किसी भी डिजीज कंडीशन के चलते ज्यादातर जितने भी हार्ट कंडीशन होते हैं वो अननोन होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं नहीं पता। पीडियाट्रिक पेशेंट में कंजेनाइटल जो अब्नॉर्मलिटीज है वो किस वजह से होती है नहीं पता। बट अगर फिर भी इन केस में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है जिस वजह से वो ओपनिंग क्लोज नहीं हो पाती, तब उस कंडीशन को कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ध्यान रखिएगा ये नॉर्मली पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट होता है जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं, और आफ्टर द बर्थ ये अपने आप से क्लोज हो जाना चाहिए बट नहीं होता, तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ऑन द अदर हैंड क्या दिया हुआ है? एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट। मैंने बताया 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। अभी 2 लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम के बीच में कोई ओपनिंग प्रेजेंट है तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा मींस एओर्टा अच्छे से काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्टेड है वहां की वेसल्स, तो उस कंडीशन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा। लास्ट वन इज द वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट। मतलब जो 2 वेंट्रिकल को एक लाइन है, एक वॉल है जो सेपरेट कर रही है राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल को, उस वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसके थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है। पूछा क्या गया है कि पल्मोनरी और एओर्टा के बीच में क्या ओपनिंग प्रेजेंट है, तो उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? तो उस ओपनिंग को कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज द कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये कैसा डिफेक्ट होता है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। और मैंने भी आपको बताया कि जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है बेबी की बॉडी में, इनका रीजन अननोन ही होता है। वेयर द डक्टस आर्टरियोसिस फेल टू क्लोज,
जिसकी वजह से क्या होता है, जो डक्टस आर्टरियोसिस नॉर्मली जो अपनी प्रेजेंट होती है वो फेल हो जाती है बंद होने से, allowing blood to flow between the pulmonary artery and the aorta, जिसकी वजह से होता क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और एओटा के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओटा में मिक्स हो जाता है और बॉडी में एक नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, जो नॉर्मल ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये हमारा था अबनॉर्मल कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट फेज ऑफ द सेपरेशन एंजाइटी इन द इन्फेंट। जब भी सेपरेशन होता है तो उस टाइम पे जो सबसे आखिरी का फेज होता है उस फेज को क्या कहते हैं? क्या वो फेज डिक्लाइन फेज कहलाएगा, या फिर विथड्रॉल फेज कहलाता है, या फिर डिप्रेशन कहलाएगा, या फिर सेपरेशन कहलाता है? सेपरेशन तो नहीं हो सकता, बट डिप्रेशन कहलाता है लास्ट फेज। बेबी कैसे हो जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं जब भी सेपरेशन हो रहा होता है उस टाइम ड्यूरेशन पे। द फाइनल स्टेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द एंजाइटी से जब भी वो सेपरेट हो रहे होते हैं तब उस कंडीशन को कहते हैं डिप्रेशन। इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिप्रेशन और द डिसअपियर वेयर द इन्फेंट में बिकम विथड्रॉ एंड द डिसइंटरेस्टेड। पेशेंट का बॉडी कैसा होता है, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते, किसी भी काम को नहीं करते और उनका जो कॉग्निटिव है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है, बहुत ही सैड माहौल में चले जाएंगे, म्यूटिज्म की कंडीशन दिखती है। और जो सबसे लास्ट स्टेप होता है, लास्ट फेज होता है, वो क्या है? डिप्रेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द एज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द ड्राउनिंग इन द बेबी? क्या पॉसिबिलिटी है? अभी ड्राउनिंग होता क्या है, पेशेंट का या फिर जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनका सबमर्ज्ड हो जाना, किसमें? वाटर में, पानी में डूब जाना बेबी का। ये चाइल्डहुड इमरजेंसी के अंदर में आता है अगर जो पेरेंट्स है, जो केयर गिवर है, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे बेबी के ऊपर, या फिर जो सराउंडिंग एरिया है, स्विमिंग पूल वगैरह, तो वहाँ पे फेंसेस नहीं बने हुए हैं कि बेबी अपने आप से जाके वहाँ पे चले जाए, डूबने की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। एक होता है नियर ड्राउनिंग, जिसमें जो पॉसिबिलिटी होती है बेबी की सेव होने की वो पॉसिबल होता है, 24 आवर्स में बेबी का सर्वाइवल रेट इसमें प्रेजेंट होता है। नियर ड्राउनिंग, ड्राउनिंग एक क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज होता है, पेशेंट का एयर वे ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है और बेबी ब्रीथ नहीं कर पाते जब ड्राउनिंग की कंडीशन होती है। तो कौन से बेबी है जिनमें ड्राउनिंग का जो सिवियरिटी है वो ज्यादा अकर होता है? या 2 to 6 मंथ के बेबी में ऐसा दिखता है, या फिर 4 to 6 मंथ के बेबी में दिखेगा, या फिर 6 to 8 मंथ में, या फिर 8 to 10 मंथ के बेबी में ये कंडीशन दिखती है। तो मेनली किसमें दिखेगा? 8 to 10 मंथ के बेबीज के अंदर ये सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो भी इनके सराउंडिंग में माहौल होता है उसको एक्सप्लोर करने का इनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हर एक जगह पे इन्हें जाके देखना होता है। पेरेंट्स मना भी कर रहे हैं तब भी इन्हें खुद से जाकर अपने आप से एक्सप्लोर करना इन्हें पसंद होता है, इंटरेस्टेड होते हैं बहुत ज्यादा इधर उधर जाने के लिए, और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कौन से एज में बेबी सबसे ज्यादा ड्राउनिंग चाइल्डहुड इमरजेंसी कंडीशन देखने को मिलती है? 8 to 10 मंथ में। वैसे तो ये वेरी करती है, हर एज में ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट हैं, एडोलसेंस हैं, या फिर प्री स्कूलर है, तो उनमें भी ये चीजें दिख जाती हैं। सो ड्राउनिंग कैन अकर एट द एनी एज, ड्राउनिंग किसी भी एज पे अकर होता है, बट बेबीज अराउंड द 8 मंथ, जब बेबी 8 महीने का होता है उस टाइम पे ये जो इसका रिस्क होता है ये ज्यादा ही बढ़ जाता है, या फिर 8 महीने से ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं तो उनमें भी इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी एंड द क्यूरियोसिटी। होता क्यों है ये कि बेबी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे होते हैं इस टाइम ड्यूरेशन पे, और क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। क्यूरियस होने की वजह से वो हर एक अपने सराउंडिंग एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंडीशन इनमें अराइज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? द ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द साइनोटिक स्पेल इन चाइल्ड। ऐसा कौन सा ड्रग है जो साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है? इसको टेट स्पेल के नाम से भी, टीटी स्पेल के नाम से भी जानते हैं। साइनोटिक कौन सी कंडीशन होते हैं? जब बॉडी में ब्लड का सप्लाई नहीं होता और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से साइनोटिक डिजीज दिखते हैं। तो क्या कहेंगे, किस मेडिकेशन का यूज करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए? क्या पैथेडिन का यूज करेंगे, मॉर्फिन का यूज करते हैं, क्लोराजिपाम का यूज करते हैं, या फिर प्रोमेथाजाइन का यूज किया जाता है? तो साइनोटिक को ट्रीट करने के लिए, साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए, या फिर स्पेलटेट को ट्रीट करने के लिए हम मेडिकेशन यूज करते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन क्यों यूज कर रहे हैं? पेन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। Morphine is sometimes used to help the manage cyanotic spell in the children with the certain heart condition such as the tetralogy of Fallot। जब भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट होता है उस कंडीशन को, डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम
मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं पेन लेवल को कम करने के लिए। इसी के साथ में क्लोराजेपाम जो है ये ट्रीट करता है डिप्रेशन को, एंजाइटी को लेकर, या फिर प्रोमेथाजाइन है, ये बेबी को देखते हैं जब भी नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन पे प्रोमेथाजाइन एडमिनिस्टर करते हैं। बट साइनोटिक स्पेल को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, मॉर्फिन ड्रग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन अ बेबी होल्ड अ vertical position with the feet touching a flat and firm surface, what is expected response of a newborn baby। जब भी बेबी को हम होल्ड करते हैं और उनको नीचे की तरफ होल्ड करते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने हैंड को दोनों तरफ फैला लेंगे और उनके जो लेग होंगे पीछे की साइड में फोल्ड अप होंगे। ये एक प्रिवेंशन को भी शो करता है और उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, ये उसको भी इंडिकेट करता है। तब इस कंडीशन को कहते क्या है, क्या कहेंगे, स्टेपिंग और द डांसिंग, मोरो रिफ्लेक्स कहेंगे, गैंगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, या फिर रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। हमारे इस चैनल पे रिफ्लेक्सेस के नाम से एक वीडियो अपलोडेड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, अगर आप वो देखना चाहें तो उसको अच्छे से देखिए, तो आप और भी ज्यादा इसको क्लियर वे में समझ पाएंगे। हर एक रिफ्लेक्स को टोटल 12 रिफ्लेक्स होते हैं बेबी में जो अकर होते हैं जब भी वो ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर एज में कौन कौन सा जो रिफ्लेक्स होता है वो अकर होता है, वो कब डिसॉल्व हो जाता है उनकी बॉडी में, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ बेबी होल्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन, जब भी बेबी को वर्टिकल पोजीशन में हम होल्ड कर रहे हैं और उनके फीट को सरफेस से टच करा रहे हैं, जमीन से टच करा रहे हैं, एंड कौन सरफेस है, तो क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा, क्या बेबी करेंगे। जब भी उनके फीट को हम पैरों को सरफेस एरिया से टच कराते हैं तो वो नॉर्मल सा बात है, वो क्या करेंगे, स्टेपिंग करेंगे और डांसिंग करेंगे, मतलब अपने स्टेप को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और डांस करेंगे, वो मूव करेंगे आगे की तरफ फॉरवर्ड वे। Newborn exhibit a stepping reflex when the head upright with their feet touching a surface, which is a normal या फिर नेचुरल रिस्पॉन्स। ये कैसा रिस्पॉन्स होता है बेबी की बॉडी में, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। उसी के साथ में जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, इसमें बेबी क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को दिखाते हैं जब भी बेबी को होल्ड करके अपराइट पोजीशन में रखा जाता है। गैंगिंग रिफ्लेक्स, ये गैंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है बेबी में, देखा जाता है, और ये लाइफ टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, ये जब भी बेबी के चीज को जब भी हम हैंड लगाते हैं या बेबी के चीज को ब्रेस्ट, मदर की ब्रेस्ट से हम टच करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू और सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन टिल द एज ऑफ द 7th ईयर इज। 7th ईयर ऑफ द एज तक बेबी का जो ब्रेन है वो कितने परसेंटेज में देखा जाए तो वो डेवलप हो जाता है, या 50% डेवलप हो जाता है, या फिर 60% और द 80% और द 90%। तो 7th ईयर ऑफ द एज में जो बेबी का ब्रेन है वो 90% अप्रोक्सीमेटली डेवलप हो चुका होता है। वो रीजनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या सही है क्या गलत है उन्हें इसके बारे में नॉलेज हो जाती है, क्यों ये चीजें हो रही हैं, मॉरली वो एजुकेटेड होते हैं, उसके पीछे के प्रिंसिपल के बारे में भी उन्हें पता होता है। बाय द एज ऑफ द 7, जब भी बेबी 7 ईयर के होते हैं, जो चिल्ड्रन है 7 ईयर के होते हैं, तो उनका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, रीचिंग द अराउंड 90% ऑफ इट्स अडल्ट साइज, which with the rapid growth and the maturation occurring during the early childhood। इसकी वजह से ये इंडिकेट करता है कि बेबी कैसे कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अर्ली उनका जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो नॉर्मल लेवल में हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क विच इज रिच इन एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन एंड द न्यूट्रिएंट। जब भी मदर एक बेबी को डिलीवर करते हैं उस टाइम पे जब वो उनका ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होता है, तो जो सबसे पहला मिल्क है या फिर ऐसा कौन सा मिल्क है जिस मिल्क में प्रेजेंट होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो बेबी की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो टाइप ऑफ मिल्क है, तो कौन सी टाइप ऑफ मिल्क है जिसमें न्यूट्रिशन और इम्यूनोग्लोबिन और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं बेबी के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से मिल्क में होते हैं, क्या कोलोस्ट्रम में होंगे, ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क तो ब्रेस्ट मिल्क का ही नाम ही कोई टाइप में नहीं आता, फॉर मिल्क और द हिंड मिल्क। इन तीनों में से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। ब्रेस्ट मिल्क में जब भी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं तो उस मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये सबसे पहला मिल्क होता है जो ब्रेस्ट से सिक्रीट होता है, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, थिक होता है एकदम, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और बेबी मदर की बॉडी से जो एंटीबॉडीज वगैरह जो होते हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी में ट्रांसमिट होते हैं।
और ये 3 डेज के लिए होता है। देन जो फोर मिल्क एंड द हिंड मिल्क दिया गया है ये भी सिक्रीट होता है। फोर मिल्क तब होता है जब भी इनिशियल फेज में ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और हिंड मिल्क तब होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग को एंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और इसमें जो फैट होता है ये ज्यादा प्रेजेंट होता है, और हिंड फोर मिल्क में वाटर की कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। हिंड मिल्क में फैट ज्यादा होता है, ये बेबी का जो हंगर होता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट से मदर की, रिच इन द एंटीबॉडीज एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इम्यूनो प्रोटेक्शन एंड द न्यूट्रिशन फॉर द न्यूबॉर्न। ये इमीडिएट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है बेबी की, जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाए और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। फ्रैक्चर विच इज कॉमन इन द चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जो बच्चों के अंदर कॉमनली दिखता है? क्लोज फ्रैक्चर। अभी क्लोज फ्रैक्चर होता क्या है? जब भी जो स्किन है वो टियर नहीं हुई है बट जो बोन है वो ब्रेक हो गए तो उसको कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसी के साथ में होता है दूसरा सिंपल फ्रैक्चर, ये भी एक एडवांस फॉर्म है क्लोज फ्रैक्चर का। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? ग्रीन स्टिक के फ्रैक्चर में पार्शियली ब्रेक हो जाती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है? जो बोन होती है उसमें एक अक्रॉस, बोन के अक्रॉस में एक लाइन फॉर्म हो जाता है सीधा, इस तरीके से भी हो सकता है, और एक ऐसे बोन में सीधा भी लाइन फॉर्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अभी इनमें से कौन सा फ्रैक्चर है जो बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमनली दिखता है? तो वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कैसा होता है? पार्शियल फ्रैक्चर होता है, जो बेबी के अंदर कॉमनली जो चाइल्डहुड बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलता है। चाइल्डहुड के टाइम पे जो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आर द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर कॉमन इन द चिल्ड्रन ड्यू टू देयर बोन्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू बेंड। इसलिए होता है क्योंकि उनकी बोन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से बेंड हो जाते हैं, इसलिए उनमें फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। कौन से फ्रैक्चर के? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड बाय। हेमोफिलस जो होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये किस वजह से कॉज होता है? पैरासाइट की वजह से, फंगई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर वायरस की वजह से? आप सभी को पता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरिया। ये कैसा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। Hemophilus influenza is a type of the bacteria that can cause the infection, particularly in the children. किसको cause करता है इन्फेक्शन को? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे an infant sits without support by। जब भी बच्चे बिना के सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देते हैं तो कौन सा एज होता है उनका? क्या 2 मंथ में वो बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देते हैं, 4 मंथ में बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर 6 मंथ में बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट करते थे, और द 8 मंथ में? इसका आंसर आप सभी खुद दीजिए। आपने सबने एनालाइज करा होगा जो भी बच्चे होते हैं उनमें 6 मंथ में। आपने सुना होगा जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में वो क्या कहते हैं कि बच्चे 6 महीने के अंदर ही अंदर बैठना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी सपोर्ट के। उससे पहले 4 मंथ में वो सपोर्ट के साथ में बैठते हैं, स्लोली वो सपोर्ट के साथ में, बिना सपोर्ट के साथ में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो सपोर्ट के साथ में स्टैंड होते हैं और 12 मंथ तक वो बिना सपोर्ट के चलने भी लगते हैं। तो जो 6 मंथ ऑफ द एज होती है इसमें बेबी बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देते हैं। Typically, infant develop the ability to sit without the support around the 6-month-old as their neck and the back muscle strengthen। जैसे ही उनका नेक रीजन, जैसे ही उन्हें हेड कंट्रोल आता है, स्पाइन कंट्रोल आता है, वो वैसे ही बैठना स्टार्ट कर देते हैं जब भी उनकी नेक की और स्पाइन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं उस टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे और सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो है सिफेलोकॉर्डल। मीन्स एक डायरेक्शन होता है, सबसे पहले हेड कंट्रोल आएगा, देन स्पाइन कंट्रोल आता है, देन जो लोअर एक्सट्रीमिटी होता है बेबी की बॉडी में फिर वो कंट्रोल आता है, फिर पेरिफेरल एरिया में कंट्रोल आता है। A child aged between the 1 and the 3 years, जिस बेबी की चाइल्ड 1 and the 3 year old है तो उन बेबीज को क्या कहते हैं? या टॉडलर कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे, प्री स्कूलर कहेंगे और द न्यूनेट कहेंगे। सभी को पता है पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में तो जरूर से पता होना चाहिए। जिन बेबी का एज कितना होता है 1 to 3 ईयर के बीच में होते हैं उन बेबीज को कहते हैं हम टॉडलर। इसी के साथ में जो बेबी इन्फेंट होते हैं 0 to 1 ईयर के एज को हम कहते हैं इन्फेंट। प्री स्कूलर कब कहेंगे? 3 to 6 ईयर के। टॉडलर के बाद में प्री स्कूलर आता है, उसके बाद में न्यूनेट कितना होता है 28 डेज के बेबीज को हम कहते हैं न्यूनेट।
Toddler are the children between the 1 and the 3-year-old characterized by the rapid growth and the development. जो टॉडलर बेबी होते हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट वे में हो रहा होता है। इसी के साथ साथ जो चाइल्डहुड इमरजेंसी है उनका कंडीशन या फिर उनका रेशियो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है टॉडलर्स में, क्योंकि टॉडलर कैसे होते हैं वो सबसे ज्यादा नोटी होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इस एज में, और बस वो हर जगह भागते दौड़ते रहना पसंद करते हैं, एक जगह पे वो रुकते नहीं है, कोई ना कोई इनके साथ में इस एज पे होना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना लिटिल बिट मुश्किल होता है। इसलिए उनके केयर गिवर को या फिर पेरेंट्स को एजुकेट करना, जब भी बेबी 3 ईयर ऑफ द एज में रीच कर रहे हो तो उस टाइम पे उन्हें सबसे ज्यादा अटेंशन देने की नीड है। नेक्स्ट है यंगर एज चिल्ड्रन डिस्प्ले। जो यंगर एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या चीज डिस्प्ले करते हैं, प्रोग्रेशन को, रिग्रेशन को, डिप्रेशन को या फिर एग्रेशन को। तो यंगर एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिग्रेशन को, रिग्रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा। रिग्रेशन को जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस कंडीशन में भी वो रिग्रेशन ही दिखा रहे होते हैं। यंगर चिल्ड्रन में एग्जिबिट द रिग्रेशन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज द रिवर्टिंग टू द अर्लियर बिहेवियर। जो उनका पहले का बिहेवियर होता है उसमें रिवर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ द 2 to 8 वीक इज कॉल्ड। जब भी प्रेगनेंसी मदर ने कंसीव करा है और 2 to 8 मंथ हो गए हैं तो उस टाइम पे जो मदर की वूम में बेबी है उस बेबी को हम क्या कहेंगे, क्या हम जर्मिनल कहते हैं, एम्ब्रियोनिक कहते हैं, फीटल कहते हैं और द प्रीनेटल कहते हैं। प्रीनेटल तो एक पीरियड होता है प्रेगनेंसी से पहले, और फीटल कब कहेंगे, जब भी बेबी सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा उस टाइम पे। जर्मिनल भी नहीं कहते, उस एज में क्या कहेंगे, बेबी को एम्ब्रियोनिक कहते हैं, मींस एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियोनिक पीरियड इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट स्पैनिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द एंड ऑफ द 8th वीक। ये कब एंड होता है, 8 वीक में ये एंड होता है। ड्यूरिंग विच द मेजर ऑर्गन एंड द बॉडी सिस्टम फॉर्म। इस वीक में ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वीक होता है और इस वीक में जो बेबी के ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इस एज में जब भी बेबी बूम में होगा तब हम बेबी को एम्ब्रियो कहते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, एम्ब्रियो। फिर उसके बाद में फीटल की स्टेज में बेबी जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द डिजीज नोन एज द 100 डेज ऑफ द कफ इज। 100 डेज से कफिंग हो रहा है बहुत ही ज्यादा, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्या पर्ट्यूसिस कहते हैं। पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है, ये हार्मफुल कंडीशन होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। क्रूप सिंड्रोम कहेंगे जिसमें एयर वे में इन्फ्लामेशन होता है, एयर वे इरिटेंट होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाता है। डिप्थेरिया बोलेंगे या फिर निमोनिया बोलते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन एयर सेक्स में प्रेजेंट होता है। तो जब भी 100 डेज ऑफ द कफ है तो उसको कहते हैं पर्ट्यूसिस, मीन्स वूपिंग कफ के नाम से भी ये आ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा कंटेजियस जो म्यूकस होता है, कफ होता है, वो प्रोड्यूस होता है। Percutaneous of the whooping cough is a highly contagious respiratory illness characterized by the prolonged cough। ये किससे, इसका जो साइन और सिम्टम्स होते हैं इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि जो कफिंग हो रहा है वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से कफ होता ही चला जा रहा है, ऑफन लास्टिंग सेवरल वीक और द इवन द मंथ। ये बहुत ज्यादा वीक तक के लिए और महीनों तक के लिए भी रहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नर्स इज असिस्टिंग विद द केयर ऑफ द चाइल्ड रिसीविंग द ऑक्सीजन बाय द कैनुला। नर्स क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं पेशेंट को, देख रहे हैं, उसकी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई जिसको दी जा रही है कैनुला के थ्रू। आगे क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट वे इट डिफर फ्रॉम द वे इट इज नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेड एंड एडल्ट। अडल्ट के कंपैरिजन में हम कौन सा तरीका है जिससे ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट की बॉडी क्या है, नॉर्मली अडल्ट की तरीके से ही है। क्या जब भी टेक्निक यूज किया जा रहा है फॉर दिस थेरेपी सेम फॉर एन अडल्ट एंड द चाइल्ड। जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई दे रहे हैं, क्या ये वही सेम टेक्निक है जो अडल्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑक्सीजन नीड नॉट बी ह्यूमिडिफाई बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिंग टू अ चाइल्ड। जो भी हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं बेबी को, जो ह्यूमिडिफाई नहीं करेंगे एडमिनिस्टर करने से पहले। कैनुला फॉर अ चाइल्ड हैज ओनली 1 नेजल प्रोब, या फिर जो भी बेबी को कैनुला एडमिनिस्टर किया गया है उसमें सिर्फ सिंगल नेजल प्रोब है। या फिर द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्टर टू एन अडल्ट, जो भी हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो अडल्ट के डोज के बराबर में है। क्वेश्चन याद है पर फिर से देख लेते हैं। नर्स इज असिस्टिंग विद द केयर ऑफ अ चाइल्ड रिसीविंग द ऑक्सीजन बाय द कैनुला। एक बच्चा है जो कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है।
इन व्हाट वे इट मे डिफर फ्रॉम द वे इट इज नॉर्मली एडमिनिस्टर एंड द अडल्ट। किस कौन सा वे है जो डिफर करेगा बेबी के अंदर। कैनुला के थ्रू तो हम एडल्ट पेशेंट को भी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, बट तरीका क्या है कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट है और अडल्ट पेशेंट है उनमें क्या चीजें डिफरेंट वे में सजेस्ट करेंगी या फिर शो करेंगी। तो द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, जो भी हम अमाउंट में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं वो बेबी के लिए और अडल्ट पेशेंट के लिए डिफर होता है, ये अलग अलग होता है, दोनों के लिए सेम नहीं होता। जितने लीटर्स में हम ऑक्सीजन अडल्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसी सेम अमाउंट में हम पीडियाट्रिक पेशेंट को नहीं करते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड करता है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, ऑक्सीजन थेरेपी फॉर द चिल्ड्रन रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ देयर यूनिक physiological need and the amount of the oxygen administered may need to be adjusted accordingly to ensure the safe and the effective treatment। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था कि ये क्या इंडिकेट करता है कि बेबी के फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर, कि बेबी की बॉडी में कितना नीड है, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें चाहिए, उतनी ही उन्हें एडमिनिस्टर करते हैं। ये नहीं कि जो अडल्ट पेशेंट को दे रहे हैं वही सेम जो भी ऑक्सीजन का लेवल है पेशेंट को, जो अडल्ट पीडियाट्रिक पेशेंट है उनको भी एडमिनिस्टर करें, तो ऐसा नहीं करते। तो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। हमने जितने भी एमसीक्यू थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पार्ट सेकंड में हमने कवर करा, रिमेनिंग एमसीक्यू को पार्ट थर्ड में भी हम कवर करेंगे, तो उसके साथ में हमारे साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपने वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे जब भी पार्ट थर्ड इस वीडियो का आए, इस सब्जेक्ट का आए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू क्लास।